नमस्कार। 2024 की राजनीतिक समीकरण की गोलबंदी को जिस तरीके से आपने देखा, 25 मई के चुनाव के बाद क्या कुछ 4 जून का रिजल्ट आम जनता के बीच में आने को है। हम लोग बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा को लेकर। इस विश्लेषण की कड़ी में मैं उमेश अपने राजनीतिक विश्लेषक संतोष दुबे जी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। संतोष जी, 6 विधानसभाओं के अंतर्गत जिस तरह का समीकरण देखा गया, अगर 2019 के साथ 2024 का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे क्या कुछ फैक्टर रहा। सर देखिए, ये जो गिरिडीह लोकसभा सीट है, बहुत त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पे जयराम जी ने जिस तरीके से ये चुनाव को लड़ा है, बहुत सराहना की बात है ये। और जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा की बात आता है तो इसमें जो एनडीए के तरफ से जो पक्ष है, जेएमएम के तरफ से जो पक्ष है और जयराम महतो जी के तरफ से जो पक्ष रखा गया, उसको अगर आप ठीक से बारीकी से देखेंगे तो जो पहला पहलू निकल के आता है, अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए के पक्ष से जो मेजर फैक्टर था, जो वोटिंग उनके तरफ करवा सकता था, वो पहला था आपका मोदी फैक्टर, जो मोदी जी ने जो काम किया देश के लिए। दूसरा फैक्टर है कि भाजपा आजसू गठबंधन के अंतर्गत जो लाभार्थी वर्ग है, मतलब जो बेनिफिशियरी वर्ग हैं, उन लोगों ने भी वोट किया होगा आजसू एनडीए गठबंधन को। और उसके बाद तीसरा जो बड़ा फैक्टर जो निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि पिछले 10 साल में मोदी जी के जो डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो काम हुआ है, वो लगभग जनता ने देखा है, अपने आंखों से फील किया है, तो वो भी एक फैक्टर इसमें रहेगा। तो मेजर 3 फैक्टर आ गया, आपका बेनिफिशियरी वर्ग आ गया, डेवलपमेंट आ गया और प्लस मोदी जी का एक अपनी मतलब जो पिछला 10 साल का राज्य के अंतर्गत भी जो सांचा और ढांचा पर काम हुआ होगा, जी जी, वो वोट बैंक को तब्दील करने में लगता है आजसू के तरफ एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। अच्छा, क्या कुछ मथुरा जी के फैक्टर्स, अगर महागठबंधन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रतिद्वंदिता उनकी भी रही और धरातल पर दिखा भी जी। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई भी एक पार्टी को हम बैकफुट में लेकर फ्रंट लाइन में ले आए, तो क्या कुछ उनके तरफ से स्ट्रांग फैक्टर आपको लगा? देखिए, मथुरा जी की तरफ से हमको जो हमारे जो फील्ड अनुभव से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला, उनके अनुसार उनके पास जो 2 वोटर जो हैं उनके पास में, एक जो मुस्लिम वोटर हैं बिल्कुल, और एक जो उनके पास जो क्या बोलते हैं ट्राइबल वोट जो है, और मुझे लगता है इसकी संख्या भी बहुत अच्छी रही होगी। बिल्कुल, इनके पास अगर आप दोनों का अगर आप पॉपुलेशन जोड़ लेंगे तो तकरीबन 4.5 लाख के आसपास में इनका टोटल पॉपुलेशन आता है। बिल्कुल, गिरिडीह में तकरीबन 3 लाख के आसपास में मुस्लिम वोट आते हैं और 1.5 लाख के आसपास में एसटी का वोट आता है। इसमें मुर्मू हो गए। अच्छा, मुझे लगता है कि मथुरा जी का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट उनका 15 साल का कार्यकाल और जो मंत्री पद पे भी रहे राज्य में, जी जी, ये भी एक वोट बैंक को बनाने में बहुत बड़ी तब्दीली रहेगी क्या? जी, एकदम निश्चित सी बात है कि देखिए, आप 15 साल से राजनीति में हैं। इनके पहले जगन्नाथ दास थे, वहाँ से उनका भी, उनके जो लोग होंगे वो भी उनका समर्थन इनको मिला होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जितना लोग कमजोर समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से उतना कमजोर नहीं है। अच्छा, तीसरा जो बहुत बड़ा पक्ष रहेगा जयराम महतो की तरफ से एक बहुत बड़ी कड़ी रणनीति, मैं तो कहूँगा यूँ कि युवाओं का एक बड़ा भीड़ रहा और इस भीड़ को वोट के माध्यम से कितना तब्दील हुआ, क्या कुछ उनका एक मतलब यूँ कहें कि फैक्टर क्या रहेगा? देखिए, जयराम जी के तरफ से जो 2-3 उनके जो मुद्दे रहे हैं कि भाई झारखंड में जो डेवलपमेंट होना चाहिए पिछले 25 साल में नहीं हुआ जी, और ताकि हम जब संसद में पहुंचेंगे तो हम इन सारी बातों को उठा पाएंगे, झारखंड की जनता की आवाज़ को संसद में बता पाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो उनका जो राजनीतिक समीकरण था जिसके आधार पर वो जीतना चाहते थे चुनाव, इसके अलावा जो उनका जो खतियान का जो आंदोलन रहा, भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन के अंतर्गत जो लोगों को गोलबंद किया गया, एकजुट किया गया, उसका इम्पैक्ट भी इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 2024 के इस समीकरण को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से विधानसभा की सूची के सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे। 2019 का क्या समीकरण रहा, 2019 के बाद उसी समीकरण के माध्यम से, अब बहुत ज़्यादा उलटफेर की समीकरण ना समझे, उसी समीकरण को लेकर हम लोग 2024 में अगर गिरिडीह का हम पक्ष रखते हैं तो गिरिडीह को लास्ट माननीय जगन्नाथ महतो जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा और वोट बैंक को तब्दील करने में कहीं ना कहीं गिरिडीह जैसे क्षेत्र में भी 65,293 का समीकरण और चंद्र प्रकाश चौधरी जी का गिरिडीह के अंतर्गत 95,248 और अन्य 2,457। तो अभी 65,000 को हम क्या करें, बढ़ाएंगे या हम घटाएंगे? अब आती है बात। नहीं, देखिए गिरिडीह में सर, देखिए आप, चूंकि लास्ट टाइम जेएमएम को 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 65,000 वोट मिला। बिल्कुल। और आजसू की जो प्रत्याशी है सीपी चौधरी, उनको तकरीबन 95,000 के आसपास में वोट पड़ा। लेकिन ये दोनों वोट तब पड़ा जब उस समय आपका जयराम महतो का फैक्टर नहीं था।
ठीक है, ये JLKM का फैक्टर उस समय नहीं था। अब क्या है कि 2024 के चुनाव के अभी का जो माहौल है, इसमें जयराम जी का फैक्टर, जयराम जी एक बड़े फैक्टर के रूप में माने जाते हैं। और इसमें अगर आप वोट अगर काटने की बात करेंगे तो जयराम जी भाई तो अभी एंट्री किए हैं, तो वोट तो उतना ही है। लास्ट टाइम देखिएगा तो टोटल 16 लाख के आसपास में टोटल वोट था, इस बार 18 लाख के आसपास टोटल वोट है। टोटल 66% का समथिंग टोटल वोट हुआ है। तो टोटल वोट जो मतलब टर्नआउट हुआ है वो तकरीबन 11,70,80 हज़ार के आसपास में टर्नआउट हुआ होगा इस बार का जी। अब ये 11.5 लाख मतलब 12 लाख वोट पकड़ लीजिए आप। इस 12 लाख वोट में ही लोगों के बीच में सारा ये 3 लोगों के बीच में वोट बटेगा। इसी में जेएमएम भी है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन भी है, इसमें आपका एनडीए के प्रत्याशी भी है, इसमें जयराम बाबू भी हैं। अब देखिएगा कि वोट अगर जाएगा तो हमारे हिसाब से जिस प्रकार से झारखंड की जनता, खासकर गिरिडीह लोकसभा की जनता ने जयराम बाबू को जितना समर्थन दिया है, तो वोट तो हमको लगता है दोनों पक्ष का कटेगा, जेएमएम का भी कटेगा और आपका आजसू एनडीए प्रत्याशी का भी कटेगा। एक बात को तो मानेंगे हम लोग, अभी जो 6 विधानसभा का सिलसिलेवार ढंग से जो हम लोग वर्णन करेंगे कि भाजपा का वोट जेएमएम में नहीं गया और जेएमएम का वोट भाजपा में नहीं आया। इन दोनों का वोट अगर गया कहीं तो जयराम जी के खाते में गया है जी। तो क्या कुछ समीकरण आप 65,000 वाले में निकाल रहे हैं कि जगन्नाथ महतो जी को 65,000 आया? हम मेरे हिसाब से जी, मेरे हिसाब से हमको जो लगता है कि गिरिडीह सदर में, गिरिडीह विधानसभा में हमको लगता है जेएमएम को जो टोटल वोट मिल सकता है वो तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में उनको, मतलब वहाँ एक बड़ा उनका नुकसान दिख रहा है। 25 से 30,000 वोट का हमको लगता है गिरिडीह में उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करें तो मुझे लगता है 95,000 के आसपास का वोट था। तो क्या कुछ इस बार उनके तरफ से भी एक बड़ा भाजपा का जो कोर वोटर उनका वो वोट भी कटकर जेएमएम जेएलके गिरिडीह में हमको जहां तक लग रहा है, जिस तरीके से लोगों का इन्फॉर्मेशन हमको मिला है उसके हिसाब से, और जो करंट आंकड़े आए हैं, जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट हुआ वहां पे आप देखेंगे तो हमको लगता है आजसू एनडीए प्रत्याशी को गिरिडीह विधानसभा में तकरीबन नुकसान अगर उठाना पड़ेगा तो 35 से 40,000 वोट का नुकसान इनको भी उठाना पड़ेगा। और ये दोनों वोट केवल एक जगह गया, जयराम जी को मिला। जयराम जी को मिला, मतलब ये कहें कि जयराम फैक्टर वहां पर सर्वाइव किया। तो जयराम जी को अगर आप देख लेंगे, जो दोनों का वोट अगर यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आप उधर ऐड करेंगे तो जयराम जी को तकरीबन कितना भी वोट वहाँ पे मिलेगा गिरिडीह में, तो आप देखेंगे तकरीबन 65,000 वोट। मतलब आप यूं कहें कि 60 से 70 के आंकड़े में रहने जा रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल 55 से 65,000 का जो सिनेरियो है, ग्रामीण सिनेरियो होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि जयराम जी की तरफ फैक्टर ज्यादा रहेगा और अचानक ये वोट का जो हिसाब है वो जेएमएम और आजसू को दोनों को झेलना पड़ेगा। क्या ये हो ही रहा है? ये चुनाव गिरिडीह लोकसभा का जो जयराम महतो जी ने त्रिकोणीय बना दिया, इसमें होना यही है कि भैया आपका जो वोट बैंक है वो हमको सपोर्ट करने लगा, वो हमको वोट कर रहा है। आप नया वोट तो ला नहीं सकते आप। नहीं, बिल्कुल। लास्ट टाइम 11 लाख 3-4 हज़ार 5,000 पकड़ लीजिए आप, मोटा मोटी वोट हुआ था। इस बार आप जो 61,000 बड़ा है, हाँ 50-60 हज़ार के आसपास जो बड़ा है, तो वही वोट आपको इस बार भी वोटिंग होगा। और हमको लगता है 55 से 65 के बीच में जयराम बाबू जाएंगे, 30 से 40 के बीच में मथुरादा रहेंगे और आपका उतरने के आसपास मतलब ये माने कि गिरिडीह में टक्कर जयराम जी वर्सेस जयराम, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको जेएमएम का वोट उतना असर नहीं दिखा पाएगा। गिरिडीह में जयराम वर्सेस सीपी चौधरी। अच्छा, डुमरी का बात करें हम, डुमरी बहुत बड़ा गढ़ रहा है, खासकर जेएमएम का भी। वहाँ पर एक पुराना जो कोर वोटर अपना उस समय जगन्नाथ जी थे जी, और उनकी बात करें तो राजनीति में उनका एक जो छवि रहा है, बड़ा इंटरेक्शन वाला छवि रहा और 71,000 वोट तक पहुँच पाए, लेकिन शिकस्त नहीं दे पाए थे उस समय सीपी चौधरी को। 1,08,000 से समथिंग वोट से उन्होंने वहाँ किया। हालांकि अभी जो मुद्दा हम लोग देख रहे हैं डुमरी में फैक्टर, बड़ा गोलबंदी हुआ, हेमंत जी भी आए इससे पहले वाला में जब वहाँ के उपचुनाव का मुद्दा रहा, लेकिन जयराम फैक्टर हावी रहा। लोकल लोगों का पारसनाथ का टाइगर, पारसनाथ की बातें, पारसनाथ का सिनेरियो को लेकर आम जनता के बीच में जाना, तो चाची की चीज़ों को लेकर रखना, क्या कुछ डुमरी को आप लोग देख रहे हैं? देखिए डुमरी, जहाँ तक डुमरी विधानसभा का जहाँ तक जो बात आता है सर, लास्ट टाइम जो सीपी चौधरी जी को 1,08,000 के आसपास वोट मिला था और जेएमएम को वहाँ पर 71,000 के आसपास जो वोट मिला था। तो आप इस बार का समीकरण ऐसा लग रहा है कि डुमरी पूरे ये जयराम जी के जितना भी कैंपेन हुआ है, उस कैंपेन का अगर आप देखेंगे तो केंद्र डुमरी रहा है। जितनी सारी सभाएं वहाँ पे जयराम जी ने की है, उन सभाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डुमरी में ऑलमोस्ट समझिए एक तरफा वोट उनको शायद मिला होगा इस बार जयराम जी को। जयराम 100%। अच्छा, तो अगर हम ये देखते हैं डुमरी में आजसू का 1,08,887 वोट बना 2019 का सेशन में। जी। यहाँ से भी एक बड़ा तकबा निकलकर
आपको दोनों से वोट कटेगा, आप चाहे जेएमएम हो चाहे आप एनडीए के प्रत्याशी हो, दोनों का वोट बैंक से वोट कटेगा। और ये कटा हुआ वोट जयराम जी को मिलेगा। ये चीज हम माने कि दोनों का वोट बैंक बढ़ कहीं पर नहीं रहा है, दोनों घट ही रहा है एकदम 100%। अच्छा, क्या कुछ मथुरा जी के लिए वहां पर रहेगा डुमरी में? देखिए, डुमरी में जहाँ तक हमको समझ में आता है, मथुरा जी के लिए वहाँ पर जेएमएम का गढ़ रहा है। देखिए, जेएमएम का गढ़ रहा है और उनको हम बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ देखिए उस समय वहाँ पर हमको लगता है डुमरी विधानसभा में तकरीबन 1,90,000 के आसपास में टोटल वोटर होंगे। जो अब उसमें से अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है कितनों भी खराब जाएगा जेएमएम, तो भाई वहाँ पर आदिवासी वोटर भी है, वहाँ मुस्लिम वोटर भी है। तो हम जो हमको लगता है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उपचुनाव में जो स्थिति रही वो जेएमएम के पक्ष में रहा। बिल्कुल, तो हमारे हिसाब से हमको लगता है जेएमएम को आप वहाँ नेगेट नहीं कर सकते। फिर भी हमारे हिसाब से उनको जेएमएम को वहाँ पर तकरीबन मिल सकता है 60 से 65 हज़ार के आसपास, मतलब वहाँ पर वोट उनका रहेगा एकदम मान ले। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर टक्कर जब हम डुमरी की हम बात करते हैं तो टक्कर जयराम महतो वर्सेस मथुरा जी के बीच में दिखेगा, समीकरण आसपास बन रहा है जी। अच्छा चलिए, अब हम लोग गोमिया की बात करें। गोमिया में कहीं ना कहीं लंबोदर जी का एक पकड़ है, और वैसे में वहाँ पर एक बड़ा संख्या आजसू का होने के बावजूद भी लास्ट टाइम वोट वहाँ नहीं, गोमिया में अभी तो सिर्फ इनका ही हुआ है। आपको फिर आजसू का भी देखना है और आपको इनको भी देखना है, जयराम जी को भी देखना है। तो डुमरी विधानसभा में जयराम बाबू को हमको लगता है 90,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख वोट उनको अभी तो सीधा स्पष्ट ये बात आ रहा पिक्चर की पड़ेगा। जितना भी मेजर वोट माइनस हुआ है वो इनके खाते में गया है, और इनका अपना वोट भी पकड़कर 6 कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट मुझे लगता है जयराम जी को जो दिखेगा डुमरी में ही मिला। बिल्कुल, वहाँ पर आदिवासी लोगों ने भी उनको, आदिवासी मुस्लिम दोनों समुदाय ने मिलकर उनको। गोमिया को लेकर क्या कुछ दिमाग में चल रहा है आपका? मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम गोमिया का जो आंकड़ा रहा है वो जगन्नाथ जी के फेवर में 60,000 रहा, 60,389 वोट के आसपास। लेकिन सबसे बड़ा अगर सीपी चौधरी जी का अगर वोट का आंकड़ा देखा जाए तो उनका गोमिया ही रहा, मदद एरिया हम कह सकते हैं जी। बिल्कुल वो सटे रहे रामगढ़ से क्षेत्र में, और 1,18,000 का समीकरण है। क्या इस बार भी वो स्टैंड रहेंगे या वाकई एक बहुत बड़ा डैमेज यहाँ भी दिखने जा रहा है? देखिए, गोमिया से भी जयराम जी को वोट पड़ा है, और जो वोट पड़ा है वो छोटा मोटा अमाउंट में नहीं पड़ा, बहुत अच्छा नंबर में वोट पड़ा है उनको। और हमारे हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो गोमिया विधानसभा में आपको जयराम जी को 60 से 75 हज़ार के आसपास में वोट पड़ेगा, सीपी चौधरी जी को 60 से 65 हज़ार, और जेएमएम को 40 से 45 हज़ार के आसपास में वोट। मतलब यहाँ पर हम सीधा टक्कर माने अगर तीसरे खेमा तक हम लोग पहुँच रहे हैं तो फिर जयराम जी का ग्राफ ऊपर दिख रहा है। जयराम जी ही हैं जो हर विधानसभा से आपका वोट नेगेटिव किए हैं। हाँ, और एक मेजर वोट हम इसको इस नाम से नहीं देख सकते हैं कि वो वोट काटने की राजनीति पे खड़े हुए। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल पैरेलल स्ट्रीम पर दिख रहा है चीज है जी जी। अच्छा, बेरमो में बड़ा गोलबंदी उनका तगड़ा रहा, भीड़ भी इतना रहा, 1,00,000, 2,00,000, 1,50,000 का भीड़ लोगों ने कहा जब वो। गोमिया से अच्छा वोट मिलेगा। डुमरी के बाद हमको जो लगता है बेरमो का समीकरण 70,522 रहा जगन्नाथ महतो जी का, 1,12,971 वोट रहा सीपी चौधरी जी का जी। यहाँ पर किस तरह की गोलबंदी रही जयराम जी का? और मुझे लग रहा घर से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्ची सभी लोग निकले। क्या हम ये मान कर चले कि जयराम जी का दूसरा सबसे बड़ा वोट का समीकरण का क्षेत्र बेरमो बन सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और हम आपको बताते हैं बेरमो में जयराम जी को 70 से 80 हज़ार के आसपास में यहाँ पर टोटल पोलिंग उनको मिलेगा। और आप देखेंगे जेएमएम को जो अगर आप देखिएगा तो 40 से 45 के बीच में जेएमएम जाएगी, और 70 से 75 के आसपास में आपको एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा। अच्छा, ये कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। जयराम जी का बढ़ सकता है। अच्छा, एनडीए प्रत्याशी का वहाँ वोट का कम का क्या आप आंकड़ा निकाल रहे हैं? क्या कुछ ऐसा रहा? जबकि मुझे लग रहा है कि वहाँ उनका बहुत फील्डिंग बहुत स्ट्रांग हुआ, चंद्रपुरा, दुगदा, ये सारा जो एरिया रहा वो आजसू का एक गढ़ रहा एक समय। देखिए, गढ़ रहा होगा, पहले रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से भी 4 साल से ये जो आंदोलन हुआ है तो इसमें जयराम जी को भरपूर समर्थन मिला है, और यही वजह है कि वोट जो है आपका स्विंग करेगा आपको, और वो स्विंग करके सीधा जयराम जी को मिलेगा। अच्छा, जब वोट की राजनीति के अंतर्गत हम लोग बातों को देखते हैं तो ये आप हुआ, कहीं वीक हुआ, कहीं स्विंग हुआ, थोड़ा सा आम जनता के बीच में इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? पार्टी जब इन चीज़ों को एनालिसिस करती होगी तो सोचती होगी ये मेरा बूथ बहुत स्ट्रांग है, ये मेरा बूथ वीक है, या स्विंग करने, तो स्विंग करने का फायदा किनको मिलने जा रहा है? देखिए, जनरली क्या होता है कि लोग पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग बूथ, वीक बूथ और ये स्विंग बूथ का महत्व को नहीं समझते हैं। स्ट्रॉन्ग बूथ वो होता है जहाँ पे आपके पार्टी को लगभग पिछले 15 साल के चुनाव में 3 चुनाव या 5 चुनाव में आप देखेंगे तो लगातार आपको उस पर्टिकुलर बूथ से आपको लगातार कांस्टेंट अगर वोट मिलते आया है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बूथ हो गया। वीक बूथ हो गया कि भैया आप 3 बार चुनाव लड़े
विधानसभा का 3 बार भी उस पर्टिकुलर बूथ से आपको वोट नहीं नहीं मिला, कर पाए। तो वो वीक बूथ हो गया आपका। स्विंग बूथ ये हो गया कि भैया पिछला साल आप देखेंगे कि भैया ये हम पिछला चुनाव में ये बूथ हमको यहाँ से वोट मिला ही नहीं था, लेकिन इस चुनाव में हमको वोट मिला है, तो वो स्विंग बूथ की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा इस चुनाव में आप जब देखेंगे तो स्विंग बूथ का सबसे बड़ा रोल प्ले होने वाला है। जो स्विंग वोटर है और स्विंग बूथ, ये दोनों रोल यहाँ पर बहुत खतरनाक प्ले करने वाले हैं। अच्छा, टुंडी की बात करें तो 74,000 का समीकरण के आसपास रहे जगन्नाथ दा, उसके बाद 1,06,000 के आसपास रहे सीपी चौधरी जी। लेकिन इस बार कुछ जगहों पर विरोध भी देखने को मिला। विरोध देखने को मिला। मुझे लगता है जेबी केसेस के बहुत सारे समर्थक थे जो कहीं उग्र भी हुए, लेकिन हम लोगों ने भी इसको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जानने की कोशिश की क्या कुछ मुद्दा है। तो वोट का तो मैनिपुलेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में थोड़ा नोकझोंक होता है। जी। तो 70,000 का आंकड़ा टुंडी के अंदर 74 का, क्या इस आंकड़े को हम मान ले कि स्टैंड रहेगा? क्योंकि यह गढ़ रहा जेएमएम का, अपना क्षेत्र रहा, मथुरा जी का 3 बार के वहाँ वो नहीं, ये अभी के हम आपको जो बता रहे हैं कि भाई 74,000 लास्ट टाइम जब जेएमएम के कैंडिडेट लेकर के आए थे, जरूरी नहीं है। देखिए जगन्नाथ दा बहुत बड़ा नाम है, बात को समझिए। झारखंड की राजनीति में जगन्नाथ दा का स्वर्गीय जगन्नाथ दा जो है उनका बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो उस समय 2019 के चुनाव में अगर मोदी लहर के बावजूद अगर वो 74,000 वोट टुंडी से लेकर के आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। उस समय का जो भी उनको तकरीबन 2019 के लोकसभा चुनाव में जगन्नाथ दा लगभग 4 लाख वोट लेकर के आए थे, लगभग पहुंच गए थे। ठीक है, तो आप उनको कमजोर ना समझे। लेकिन अब मथुरा दा जितने लोकप्रिय हैं, अब ये इनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या उस चीज़ को रिपीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको 4 तारीख को ही पता इनके खिलाफ तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी फॉर्मेट दिख रहा था। 15 साल से थे तो लोग थोड़ा सा था कि नहीं कुछ बदलाव चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आपका उम्मीद टुंडी को लेकर? एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वहाँ पर टुंडी में मथुरा दा के अगेंस्ट में जा सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वहाँ पे जा सकता है। और वहाँ पर जयराम जी का भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जयराम जी का भी समीकरण बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके उनके जो अपने साथी जो लोग थे और उन्होंने लास्ट मोमेंट में उनके साथ छोड़ दिया और उनके विरोध प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमको लगता है टुंडी में 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा वोट जयराम बाबू को नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा, वहाँ एनडीए का क्या स्थिति रहने जा रहा है? अगर एनडीए अगर आप हमको देखिएगा, अगर मेरे हिसाब से चलिएगा तो टुंडी में एनडीए को कितना भी वोट जाएगा तो 70,000 से लेकर 80,000 के आसपास में उनको वहाँ उनको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब टुंडी में लास्ट टाइम जब उनको 1 लाख के आसपास में 1,06,000 के आसपास में वोट आया था, इस बार 70 से 80,000, मतलब कम से कम 30,000 का वोट का उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं बाघमारा की अंतिम विधानसभा, लेकिन इसको हॉटकेक माना जाता है, गिरिडीह के अंतर्गत इसको सेंट्रल जोन माना गया, खासकर बहुत सारे ऐसा समीकरण जो यहाँ से ऑपरेट हुआ। तो लास्ट जो सेशन रहा बहुत स्ट्रांग वोट मिला आजसू को 1,04,555। और अगर हम बात करें जेएमएम का तो बहुत कम वोट, जिसको बुलाता है कि अगर जगन्नाथ दागर को वोट कहीं कम मिला तो 56,000 यहीं से मिल पाया। देखिए एक चीज़ को समझिएगा, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि विधायक जी खुद खड़े रह करके आजसू के पक्ष में वोट करवाए थे। जी। इस बार का समीकरण ये हो गया कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद अपने चुनाव में बिजी हैं। अब उसके वजह से बाघमारा में जो जनता के जो बीच में जो वोटिंग हुआ उसमें वो कितना ध्यान दे पाए। भाजपा के कार्यकर्ता, जो कि बाघमारा में भाजपा के कार्यकर्ता डुल्लू के कार्यकर्ता है, डुल्लू महतो जी के कार्यकर्ता है, वो हो सकता है अपने कार्यकर्ता को, जहाँ तक हमको सुनने में आया, वो अपने कार्यकर्ता को धनबाद में व्यस्तता रही होगी, जिसकी वजह से उनका ध्यान बाघमारा में कम पड़ा होगा। क्या कुछ एनडीए का एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा बाघमारा में? लास्ट 1,04,000 का एक बहुत बड़ा समीकरण था, और इस बार जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए तो किसी ने 1,08,000, किसी ने 1,10,000 का आंकड़ा रखा। देखिए हमको जहाँ तक लगता है कि बाघमारा विधानसभा में एनडीए को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि 65 से 70,000 के आसपास में मतलब 40% का नुकसान हम मान, 40% नहीं बोल सकते हैं आप, इसको मान के चलिए कि 25 से 30,000 के आसपास में इनको वोट का नुकसान यहाँ पे होगा, और ये सीधा वोट इनको जयराम जी। बाघमारा में कोर वोटर बहुत ज़्यादा है भाजपा के। जी। तो भाजपा का समीकरण क्या आजसू के पूरा फेवर में गया कि वहाँ भी थोड़ा कुछ बटा? क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, हमको तो लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में जो रूरल वोटर्स जो हैं वो जयराम जी के पक्ष में गए हैं, मूव किए हैं, और इसमें जो मुस्लिम वोटर है यहाँ शहरी माहौल होने के बावजूद भी। अच्छा, क्या कुछ देख रहे हैं जयराम जी का, क्या कुछ पक्ष रहने जा रहा है बाघमारा की अगर हम सोचे तो? देखिए अभी ओवरऑल देखेंगे तो हमको लग रहा है कि जयराम जी को बाघमारा विधानसभा से जो वोट मिलेगा वो ज़्यादा वोट नहीं मिल सकता। हमको लगता है 30 से 40,000 के आसपास में उनको वोट यहाँ से मिलेगा बेस्ट के सिनारियो में। और
और उतना ही का क्या कुछ पक्ष रहने जा रहा है? उतना ही वोट हमको लगता है, क्योंकि रोहित यादव जी का ने जो मेहनत किया लास्ट मोमेंट में, जो एक हफ्ता में जो उन्होंने बहुत काम बहुत किया, strong, रोहित यादव की जी की वजह से हमको लगता है कि जेएमएम का यहाँ पर तकरीबन कितना भी खराब जाएगा तो 40 से 45 हज़ार वोट हो, मतलब 50,000 का आंकड़ा तक टच वो किया भी जा टच कर सकते हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषण के दौरान ये चीज़ है कि ये एक आम जनता या आम जनता के लोगों के बीच से लिया गया एक फॉर्मेट होता है, या 2019 या 2014 के बीच का समीकरण को कहीं ना कहीं कंपैरिजन मोड में लाकर हम लोग इस चीज़ को रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा जाति समीकरण को अगर समझने की कोशिश करें तो मुस्लिम का अगर बात करें तो 15 से 17% वोट है, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड का भी वोट है, पासवान का, रजवार का। तो ये एसटी और एससी का वोट पूरी तरह से मूव किस तरफ आपको नजर आया? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है शेड्यूल ट्राइब का जो वोट है वो 100 तीर धनुष में ही जाएगा। उसमें अगर हम जाति समीकरण से देखें तो कौन कौन सी जातियां उसमें आपको स्पष्ट दिख रही हम है? बता देते हैं आपको, जो तीर धनुष की ओर जो जातियां जाएंगी वो आपकी शेड्यूल ट्राइब की जातियां हैं। उसमें आपका मुर्मू, टुड्डू, सोरेन, मुंडा, ये जितनी हैं ये सारे लोग आपको 100% समझ लीजिए कि आपको 5 से 10% जो चेंज होगा तो होगा, अदरवाइज ये तीर धनुष की, अब तीर धनुष के ये वोटर हैं। और उसके बाद मुस्लिम जो वोटर हैं वो मुस्लिम वोटर भी आपको कांग्रेस गठबंधन को ही वोट करेंगे। अच्छा, ये मुस्लिम समीकरण का अल्पसंख्यक मानते हैं कि इस बार की जीत की राजनीति दो के हाथ में है, या तो आदिवासी या मुस्लिम? बिल्कुल, इस फैक्टर को ये किस तरीके से देखते हैं? ये एम फैक्टर गिरिडीह में पहले भी था और आज भी है। जो गिरिडीह के जो मुस्लिम हैं और गिरिडीह लोकसभा सीट के अंतर्गत जो आने वाले मांझी जाति जो है, जिसको ट्राइबल बोलते हैं, तो इनका दो जातियों का फैक्टर हमेशा इसमें बना रहेगा। लास्ट मोमेंट में हमको लगता है कि इनका वोट चेंज भी नहीं हुआ, कुछ वोट शायद जयराम जी को गया है, लेकिन मैक्सिमम वोट 90% वोट के आसपास में ये टोटल कांग्रेस गठबंधन को गया है। 2024 के राजनीतिक समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं श्रीमान? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो एक चीज़ सोचते हैं, जो भी झारखंड के अंतर्गत 14 सीटों पर क्या कुछ होने जा रहा, वो 13 सीट की चर्चा इस बार कम है और गिरिडीह की चर्चा ज़्यादा है। अधिक है। कारण क्या कुछ रहेगा? केवल क्या लगा कि जयराम महतो के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही और इस बार वो धुरी केंद्र बन गए, एक नीवा आया और वोट की राजनीति में हर जगह से 70,000, 80,000 और कहीं कहीं तो 1 लाख, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डुमरी की। तो क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा? देखिए सर, ये जो गिरिडीह लोकसभा जो चुनाव इस बार हुआ, इसमें अन्य जगहों के तो नहीं कह सकते, लेकिन गिरिडीह में मोदी फैक्टर थोड़ा कम देखने को मिला। लोगों ने घरों से निकल के अच्छा वोट किया। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी टोटल आंकड़े अगर आप देखेंगे कि भाई इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को कितना वोट पड़ सकता है टोटल में, या फिर जेएमएम गठबंधन को कितना वोट मिल सकता है टोटल में, या फिर अगर आप देखेंगे कि भाई जयराम जी को कितना वोट मिल सकता है टोटल में, तो हमारे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो जयराम जी को जो टोटल वोट हमारे हिसाब से मिल सकता है वो तकरीबन 3,80,000 से लेकर के 4,10,000 तक के आसपास में जयराम जी जाएंगे। और मिनिमम 3,80,000 मिनिमम। लेकिन अगर युवाओं का जिस तरह से भीड़ था, क्या ये आंकड़ा 4,500? मुझे लगता है जो भी जीत का आंकड़ा होगा वो बहुत दरमियान में इस बार रहने नहीं जा रहा। लास्ट में देखिए, ये जयराम जी का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि एक्चुअल कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर लास्ट में अगर बूथ मैनेजमेंट का काम अगर जयराम जी ने बढ़िया किया होगा या जिन पार्टियों ने भी किया होगा, उनको उसका फायदा 100% मिलेगा एकदम मान। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आजसू के तरफ में जी, तो क्या कुछ उनका वोट परसेंटेज आप निकाल कर? देखिए, अगर आप टोटल वोट जो अभी हमने आपको आंकड़ा बताया, अगर उस आंकड़ों को टोटल को जोड़ देंगे आप, तो आजसू का जो हमको जो लगता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आप उनको देखेंगे तो 3,90,000 से लेकर के 4,25,000 से 30,000 के बीच में जा सकता है। और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का हमको जहाँ तक लग रहा है, चूँकि मुस्लिम वोट और शेड्यूल ट्राइब का वोट मिला है, टोटल 4 लाख 4.5 लाख वोटर है, उसमें 63% के आसपास में कन्वर्जन कीजिएगा तो देखेंगे हमको लगता है 3 लाख के आसपास में, 3 लाख 3.5 लाख के आसपास में जेएमएम गठबंधन को। मतलब कोई भी पार्टियां जो दावा कर रही है 5 लाख 6 लाख, इसको मीट हम लोग मान ले या फिर नहीं? टोटल देखिए, ये 5 लाख 6 लाख कब आता है? जब मतलब केवल जब नहीं, हम तो बोले दीजिए नहीं, हम बताते हैं जब आपके सामने कोई कमजोर प्रतिद्वंदी हो। यहाँ ना तो मथुरा जी कमजोर है, ना ही तो सीपी चौधरी एनडीए का जो जयराम जी, ना तो जयराम जी। अब जयराम जी की जो सेना है वो जितना सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला करते हैं, जितना ज़मीन पे लोगों के बीच में हल्ला गुल्ला करते हैं, चुनाव के बूथ मैनेजमेंट के दौरान लोगों ने क्या किया होगा ये तो आने वाला 4 तारीख को ही पता चलेगा। अगर उन्होंने बढ़िया मैनेजमेंट किया होगा तो निश्चिंत है जयराम जी निकल जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। अच्छा, जयराम जी के निकलने का क्या फैक्टर आप स्ट्रांग देखते हैं?
वही आपका जो खतियानी आंदोलन है, जनता को लगता है कि जयराम बाबू झारखंड के लिए कुछ कर सकते हैं, यही एक आशा है, इसी आशा अच्छा, पे अगर उन्होंने- हम जीत का दरमियान मथुरा जी को देखें तो उनका क्या स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है? मे बी क्योंकि पॉजिटिव स्केल पर अगर काम किया गया, बूथ मैनेजमेंट बहुत स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम लोग एक तो एग्जिट पोल को ही सामने रख रहे हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आप मथुरा जी को भी आप कमजोर मत आंकिए। लोग जनरल जब सब हम देख रहे हैं कि हर जगह पर आजसू और जेएलकेएम के बीच में बातें चल रही है, लेकिन आप देखिएगा जयराम मथुरा महतो जी साइलेंट किलर हैं और वो सारा वोट शांति से ले लेंगे चुपचाप। और और चूंकि एसटी का वोट 1,52,000 के आसपास है, जी है, जो कि बहुत ज़्यादा मूव मुझे नहीं लग रहा कि जयराम जी के तरफ गया होगा या आजसू के खेमे में। यही दो देखिए जेएमएम के खेमे में जो जो दो वोटर्स हैं जो पलटी नहीं मारते, वो स्विंग नहीं करते वो वोट, पहला है आपका मुस्लिम वाला और दूसरा है आपका ट्राइबल वाला। ये कहीं ना कहीं जेएमएम का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा। बिल्कुल, और इनका वोट आप काट नहीं सकते ना, तो स्विंग करा सकते हैं। तो जो वोट अगर थोड़ा बहुत जो माइनस प्लस अगर हुआ होगा 10 से 15% के आसपास में ही माइनस प्लस हुआ होगा। मैक्सिमम डैमेज अगर आप देखिएगा इस चुनाव में अगर किसी को हुआ है तो आजसू एनडीए गठबंधन को हुआ है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख 2.5 लाख वोट तो एकदम कंफर्म मानिए कि उनका स्विंग हुआ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष दुबे जी थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार व्योम टीवी के पेज पर आप लोग इनको देखते हैं। अब बात करेंगे जो विश्लेषण से निकल कर सामने आता है वो यह है कि गिरिडीह किसके खेमे में जाएगा, उसका एम फैक्टर को इन्होंने सबसे बड़ा बलिष्ठता के साथ, बहुत बड़ी प्रबलता के साथ इन्होंने अपनी बात रखी है कि जिस तरफ अल्पसंख्यक का वोट जाने जा रहा है और जिस तरफ आदिवासी मूव करेगा उसी पार्टी को जीत मिलेगी। चलिए, 2024 का राजनीतिक समीकरण में हम लोगों ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से अनेक जगहों तक आपको बात पहुंचाने की कोशिश की है। अब आजसू के हाथ में लड्डू है या जेएमएम लड्डू चखेगा, इन दोनों के बीच में कहीं लड्डू जयराम जी न खा लें या थोड़ा सा शब्द रखें। इसके बाद का जो विश्लेषण होगा धनबाद को लेकर हम लोग अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हम लोगों की तो एक ही कोशिश है, समृद्ध झारखंड और सुंदर झारखंड के साथ सुंदर गिरिडीह भी।